अभी वंदे मातरम का सामूहिक गान हुआ। सबसे पहले तो मैं उन स्टूडेंट्स का आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने कि एक लयबद्ध और एक सुर में इसको गाया और एक अच्छा भव्य दिव्य वातावरण यहाँ पर पैदा हुआ। और जिस कॉलेज में इतनी सारी बेटियां पढ़ती हों, वहां की दिव्यता भव्यता होनी ही थी और उसका हमको आज दर्शन मिला। सौ वर्ष से ज्यादा का आईपी कॉलेज हो गया। आपकी अपनी एक परंपरा है, गौरवशाली परंपरा है, और उसके अंदर वंदे मातरम का भाव और भावना जुड़ा हुआ है। 1924 से आज 2025 तक आते आते न जाने कितने भविष्य और न जाने कितने घरों का निर्माण किया होगा इस आईपी कॉलेज ने। उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। Oldest women college, University of Delhi. It's a matter of pride to all of us, and University of Delhi is proud of IB College. I am also very happy to know that IB College is zero waste campus. It's a matter of concern to all of us, and other colleges should also replicate the model of IB College. A centenary year you have already seen, but you have also seen the achievements, accomplishments, and excellence through IB College. If I prepare a list of alumni of IB College, we will find illustrious personalities from IB College. So congratulations again. वंदे मातरम 150 वर्ष का हुआ। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 7 नवंबर 2025 को वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर यह तय किया कि पूरा देश एक वर्ष तक इसको याद करेगा, इसको स्मरणोत्सव के रूप में मनाने का भारत की सरकार ने निर्णय लिया। और आज उसी श्रृंखला में ये कार्यक्रम है आईबी कॉलेज के अंदर। इस 150 वर्ष की यात्रा में वंदे मातरम ने भी बहुत उतार चढ़ाव देखे और भारत ने भी बहुत उतार चढ़ाव देखे। ये कोई बहुत आसान वर्ष भारत के लिए 150 वर्ष के नहीं थे। आप सोचो तो सही, कहां से हम शुरू हुए थे और आज कहां पहुंचे हैं, तो आपको लगेगा कि भारत ने बहुत अच्छा किया है, भारत के बच्चों ने बहुत अच्छा किया है पिछले 150 वर्षों में। ये 150 वर्ष जो थे राष्ट्रीय चेतना के वर्ष, अंधेरे से उजाले की तरफ आने के वर्ष, बदलते हुए भारत के वर्ष, संघर्ष के वर्ष और अंग्रेजों से छुटकारा पाने के वर्ष थे। और इन वर्षों में अगर भारत का, जिसने प्राण और चेतना भारत में जगाने का काम किया, उसका सबसे प्रबल और सशक्त माध्यम रहा वंदे मातरम। उसके लिए उसके रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। भारत के प्रधानमंत्री और भारत की सरकार का भी आभार कि इस कालजयी गीत को भारत के मनों के और नजदीक लाने का काम किया। आपके मन में भी ख्याल आता होगा कि जब ये वंदे मातरम 100 वर्ष का हुआ था तो देश ने कैसे मनाया था। 1875 में लिखा गया तो 1975 में 100 वर्ष का हुआ। तो जब ये 100 वर्ष का हुआ होगा तब ये कैसे मनाया गया, और आज जब ये 150 वर्ष का हुआ तो कैसे मनाया जा रहा है। तो आपको बदलते भारत का एक रूप भी इसमें नजर आएगा, उस भाव में भी नजर आएगा, उस भावना के अंदर भी नजर आएगा। यह केवल गीत को याद करने तक सीमित नहीं है, परंतु उन भावनाओं, उन संघर्षों और उन आदर्शों का भी उत्सव है जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता की तरफ अग्रसर करने में सहायता करी। यह मातृभूमि के लिए समर्पण का भी गीत है। आपने एक शब्द सुना होगा, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी,
कि जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। जब बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस गीत की, चट्टोपाध्याय जी ने इस गीत की रचना करी, उनको बहुत विश्वास था कि यह गीत एक दिन प्रेरणा देने का काम करेगा। उस समय बहुत लोगों को यह विश्वास नहीं था, तो एक बार उनकी बड़ी बेटी ने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है, आपका यह गीत कुछ करेगा? उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में तो नहीं करेगा, लेकिन आप अपने जीवन में इस गीत के कारण से इस देश को बदलते हुए देखोगे, और ये 10-20 साल के अंदर हो जाएगा। और 10-20 साल में किस तरीके से हुआ, मैं उस पर बाद में आता हूं। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने जो सोचा वो सही साबित हुआ, पर 150 वर्ष बाद भी ये प्रेरणा देगा ऐसा उन्होंने सोचा था कि नहीं था, ये मुझे मालूम नहीं। लेकिन आज अगर हम सबकी प्रेरणा का कारण बनाए तो ये भारत के संस्कार हैं, भारत के लोगों के मन है, और इस संस्कार के लिए मैं भारत के सभी लोगों को, भारत के बच्चों को, आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इतनी सारी बेटियां बैठी हैं यहां पे। याद रखना है, जो 21वीं सदी है ये 20वीं सदी से अच्छी सदी है, और जो 20वीं सदी थी ना, वो 19वीं सदी से अच्छी सदी थी। मैं सिर्फ 300 वर्ष की बात कर रहा हूं। आप देखिए, 19वीं सदी के संघर्ष बहुत अलग थे, बेटियों के संघर्ष भी बहुत अलग थे। 20वीं सदी आते आते संघर्ष हुए, लेकिन पहले से बहुत बेहतर थे। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू हुई, और 21वीं सदी, मैं ऐसा मानता हूं, भारत की सदी है, और भारत की बेटियों की सदी है ये 21वीं सदी। इसी कारण से आज हम उसका विराट रूप देखते हैं। एक गीत आजकल मैं कोट कर रहा हूं वंदे मातरम को लेकर, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और आप सबको भी अच्छा लगेगा, कि राष्ट्र की चेतना का गान वंदे मातरम, राष्ट्र की चेतना का गान वंदे मातरम, राष्ट्रभक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम, राम के वनवास का है काव्य वंदे मातरम, दिव्य गीता ज्ञान का संगीत वंदे मातरम, हल्दी घाटी के कणों में व्याप्त वंदे मातरम, हल्दी घाटी के कणों में व्याप्त वंदे मातरम, दिव्य जौहर ज्वाल का है तेज वंदे मातरम, वीरों के बलिदान का हुंकार वंदे मातरम, जन जन के हर कंठ का आह्वान वंदे मातरम, अरिदल थर थर कांपे सुनकर नाद वंदे मातरम। अरिदल है दुश्मनों का ग्रुप। अरिदल थर थर कांपे सुनकर नाद वंदे मातरम, राष्ट्र की जय चेतना का गान वंदे मातरम, राष्ट्रभक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम। राष्ट्र प्रेम की भावना है वंदे मातरम, और राष्ट्रभक्ति का मंत्र है वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने 7 नवंबर 1875 को लिखा, और 1882 में ये आनंद मठ उन्होंने जो उपन्यास लिखा उसमें प्रकाशित हुआ। ये उपन्यास भी देशभक्ति से भरा हुआ था, और उसके अंदर वंदे मातरम आम लोगों के बीच में पहली बार गया है। यह संस्कृतनिष्ठ बंगाली में रचित है। आप उस कालखंड को देखिए जब ये लिखा गया, कैसा कालखंड था। 1857 की क्रांति हो चुकी थी, क्रांतिकारियों को, देशभक्तों को ब्रिटिश राज के द्वारा कुचला जा चुका था। अंग्रेज भारत में ठीक ठाक जम गए थे उस समय तक। भारत की दुर्दशा, दुख और अपमान का समय था। भारत का आत्मविश्वास धरातल पर था। अशिक्षा, रूढ़िवादिता, न जाने कैसी कैसी चीजों से समाज जो है उलझा हुआ था। ऐसे समय में ऐसे गीत के बारे में सोचना, उसकी रचना करना, और इस विश्वास के साथ करना कि ये भारत को जगाने का काम करेगा, ये कोई बहुत आसान बात नहीं है, और सहज बात भी नहीं है जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने करी। और वो सच साबित हुए। उस कालखंड को जो हम याद करेंगे तो लगेगा कि कितने विहंगम थे इस कवि, इस गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऐसे समय में प्रेरणा का गीत लिखा जिसने भारत को जगाने को, भारत को उठाने का काम किया। आप ये देखिए, बंगाल का भारत की आजादी के आंदोलन में एक विशिष्ट योगदान है, लेकिन भारत के समाज को, संस्कृति को बनाने में भी बंगाल का बहुत बड़ा योगदान है।
और उस समय का जो बंगाल था बहुत बड़ा बंगाल था, आज का बंगाल तक न देखें हम। उसके अंदर उड़ीसा भी आता था, आसाम भी आता था और बिहार का भी काफी प्रदेश आता था उसके। 1905 में बंगाल का विभाजन तय किया गया, जुलाई 1905 को, और तय किया गया कि इसको अक्टूबर 16, 1905 को लागू किया जाएगा। मैं नहीं जानता कि हमारे में से कितने बच्चे इसको जानते हैं कि इसका आधार जो था, जो विभाजन किया गया, इसका आधार बनाया गया कि हिंदू मेजॉरिटी एरिया और मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया, इस आधार पर विभाजन हुआ। जैसे ही ये विभाजन हुआ, बंगाल के अंदर सबसे पहले विद्रोह शुरू हुआ। 16 अक्टूबर 1905 को लागू होना था, तो उस दिन तो विरोध होना ही था। उससे पहले से ही बहुत सारा विद्रोह इसके खिलाफ होना शुरू हुआ, जन आक्रोश डेवलप हुआ। ये केवल बंगाल तक सीमित नहीं रहा, ये और प्रांतों में भी गया। ये महाराष्ट्र में गया, गुजरात में गया, पंजाब में गया, उत्तर प्रदेश में गया, सब जगह विरोध हुआ और भारत के मनों ने इसको स्वीकार नहीं किया। लेकिन अंग्रेजों के सामने इसको कैसे करें? एक तो होता है सभा कर ली, भाषण हो गए, हड़ताल हो गई। सबसे बड़ी बात जो उस समय हुई, असहयोग आंदोलन, की विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। गांधी जी ने बाद में किया असहयोग आंदोलन में, लेकिन बंगाल के अंदर और बंगाल से बाहर भी स्वदेशी आंदोलन जो तैयार हुआ, इससे लोगों ने कपड़ों का बहिष्कार किया, घरों में चरखा चलने लगा, और खादी का पहला आंदोलन हुआ। पहले तो ब्रिटिशर्स को, लॉर्ड कर्जन को समझ ही नहीं आया कि इसका कितना इंपैक्ट हो सकता है भारत के मनों पे। लेकिन धीरे धीरे इतना इंपैक्ट हुआ इसका, और इसकी लोकप्रियता, और इसका जो प्रकट करने का जो तरीका था वो था वंदे मातरम। वंदे मातरम पूरा गाया जाता था, गीत गाया जाता था, वंदे मातरम से एक दूसरे को बोला जाता था, गुड मॉर्निंग की जगह वंदे मातरम कहा जाता था। तो अंग्रेजों को लगा कि ये गीत कुछ गड़बड़ कर रहा है, और जब ये डिवीजन हुआ तो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे फुलर, जो दूसरी साइड पूर्वी पाकिस्तान और पूर्वी बंगाल था, उन्होंने इस पे प्रतिबंध लगाया। जो भी कोई बोलता था उसको जेल में डाल देते थे, ये सोचकर कि प्रतिबंध से लोग डर जाएंगे इस देश के। लेकिन लॉर्ड कर्जन और वो फुलर दोनों भूल गए कि भारत के लोग प्रतिबंधों से डरते नहीं हैं, उससे और शक्ति पाकर उठ खड़े होते हैं। इसी कारण हम आजादी भी ले गए। यह गीत क्रांति की ज्वाल बना। सैकड़ों क्रांतिकारी वंदे मातरम का नारा लगाते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए। खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुनाई गई। पूरी कोर्ट के अंदर सन्नाटा था। 18 साल का बच्चा था खुदीराम बोस। एकदम उस सन्नाटे के बीच में जब उसको जेल की तरफ ले जाया जा रहा था, अनाउंस हो गया कि इसको फांसी दी जाएगी, तब उन्होंने नारा लगाया, खुदीराम बोस ने, वंदे मातरम। एक 18 साल का बंदा ब्रिटिश राज को वंदे मातरम के माध्यम से चुनौती दे रहा था। तो एक ब्रिटिश पत्रकार ने अगले दिन लिखा, हेडलाइन बनी अखबार की, कि ही वॉक्ड लाइक ए लॉयन सिंगिंग वंदे मातरम। ये खुदीराम बोस और ये वंदे मातरम की ताकत। मदन लाल ढींगरा ने भी यही किया, फांसी पे चढ़ते हुए वंदे मातरम का उद्घोष किया। 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने बर्लिन में भारत के बाहर पहली बार तिरंगा फहराया, जिसके बीच में लिखा हुआ था वंदे मातरम। तो ये प्रेरणा देने का, चेतना जगाने का काम कर रहा था, पूरे आजादी के आंदोलन का सहायक था ये गीत। उन्नीस 1911 में अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स को झुकना पड़ा ये देख के कि जो इस तरीके से पूरा आंदोलन खड़ा हुआ। इतना बड़ा आंदोलन भारत में उससे पहले खड़ा नहीं हुआ था। तो उन्होंने सोचा कि अब बंगाल उनके लिए अच्छी जगह नहीं रही कि यहां से ब्रिटिश राज चल सके। तो एक चीज तो उन्होंने तय करी कि ब्रिटिश राज को, अच्छा, इसके आंदोलन के कारण से लॉर्ड कर्जन को तो पहले ही वापस बुला लिया था, नए वॉयसर आ गए भारत के अंदर। प्रभाव देखिए। और उसके बाद में 1911 में कैलकाटा से कैपिटल दिल्ली लाने का तय किया। दिसंबर 12,
दिसंबर 12, 1911 को घोषणा हुई दिल्ली दरबार में। उस समय जॉर्ज फिफ्थ आए हुए थे, तो उन्होंने दो घोषणाएं करी। एक तो एक ही कैपिटल जो है दिल्ली से चलेगी, और दूसरी एक ही बंगाल को वापस जोड़ दिया गया। बंगाल का एकीकरण हुआ, बंगाल को जोड़ा गया 1911। सेम डे दोनों अनाउंसमेंट हुई, क्योंकि उनको एक डर था कि अब जब वहां से हम चला ही नहीं सकते, एक सेफ जगह दिल्ली लेकर आए। और आज जहां से दिल्ली विश्वविद्यालय चलता है, उस जगह पर ब्रिटिश राज आया, 1931 तक वहां से चला। और उसके बाद राष्ट्रपति भवन, उस समय वॉयसराय हाउस बोलते थे, गवर्नमेंट हाउस, वो बना तो वहां पर गया। पर एक बात मन में आती है कि 1947 में भारत का विभाजन हो गया, और 1937 में यह तय किया गया कि वंदे मातरम के केवल पहले 2 स्टेंजा गाए जाएंगे। उससे पहले वो पूरा गाया जाता था, सभाओं में गाया जाता था, कांग्रेस के अधिवेशनों में गाया जाता था, सब जगह गाया जाता था। लेकिन 1937 में पहली बार ये कहा कि इसको पूरा नहीं गाया जाएगा। तो वंदे मातरम 1937 में वंदे मातरम कटा। और 1947 के अंदर जब देश का विभाजन हुआ, आप सोचिए, जो समाज रिलीजन के आधार पर एक राज्य का बंटवारा के लिए तैयार नहीं था 1905 में, 1947 आते आते पूरा देश बट गया, रिलीजन के आधार पर बट गया, और बहुत सहजता से बट गया। और भारत के मनों ने उसको सहजता से स्वीकार किया। ऐसा बदला क्या इस देश के अंदर? इस 36 सालों में, 35-36 सालों में बदला क्या? जो समाज एक डिवीजन को तैयार नहीं था राज्य के, और वो पूरे देश के परमानेंट बंटवारे को तैयार हो गया। और उसमें बंगाल का विभाजन तो हुआ ही हुआ जो उस समय हुआ था। क्या बदला, इस पर तो सोचिए। ये सही समय है सोचने का कि वो क्या कारण थे। जिस सोच ने 1937 के अंदर पहले वंदे मातरम को काटा, क्या वो सोच एक कारण नहीं थी 47 में भारत के बंटवारे की? इस पर भी विचार करने की जरूरत है, क्योंकि आज हम जब देश आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, बहुत ऊंचाइयों की तरफ देश जाने को तैयार है, ऐसे समय में भारत के लोगों से यही अपेक्षा रहती है कि वो सही से रहें, इकट्ठे रहें, सामाजिक सरोकार को बना के रखें। पर जो कुछ हुआ वो रिपीट ना हो, इसकी तो चिंता करनी है। इसलिए सोचिए, और ये 140 करोड़ लोगों का देश है, हर एक के प्रति सद्भाव रहे, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और वंदे मातरम हमको ये सिखाता भी है। इसीलिए मैं सोचता हूं कि ये क्या कारण रहा होगा। आप सब आईपी कॉलेज के पढ़े लिखे समझदार बच्चे हैं, जरा सोचिएगा इस पर। मैं कॉलेज से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ डिबेट कराएं वंदे मातरम पे, डिक्लामेशंस कराएं, ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशंस कराएं। अब आप इसका मैं पहला ही पहरा पढ़ रहा हूं स्टेंजा कि वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलय जय शीतलाम सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम। ये गीत को समझें और हम सब अपने जीवन का ध्येय बनाएं। यही चाहते हैं भारत के प्रधानमंत्री। इसीलिए 150 वर्ष पूर्ण होने पर भारत की सरकार ने यह तय किया कि इसको जन जन तक, हर मन तक पहुंचाना है। जिस कारण से नई चुनौतियों को निपटने के लिए जब भारत तैयार होगा, तो आज ये भारत के दिलों में ये गीत फिर से सही दिशा दिखाने का काम करेगा, आगे बढ़ाने का काम करेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, भारत ने आपको अपने सुजल और सुफल से सींचा है। ये कह रहा है सुजलाम सुफलाम। सुजल होता है अच्छा जल, और सुफल होता है अच्छा फल। तो भारत ने, देश ने आपको अपने अच्छे जल और अच्छे फलों से सींचा है, अच्छा बड़ा बनाया है, ताकि जब आप इस विश्वविद्यालय से बाहर निकलें तो शस्य श्यामला बनकर, जो फसल पक जाती है तो श्याम रंग की हो जाती है, तब बनकर जब आप यहां से बाहर निकलेंगे तो अपेक्षा की जाती है कि आपकी इतनी परिपक्वता से आप देश को जितनी ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, अपने को जितनी ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं उतनी गहराइयों तक भी लेना। ध्यान रखना कि जो पेड़ जितना ऊंचा होता है, यदि वो गहरा नहीं होगा उतना, तो तूफानों का सामना नहीं कर पाता, गिर जाता है। और जो गहराई है वो देश प्रेम की है, वो ये देश है मेरा के भाव की है, भारत के जीवन मूल्यों की है, भारत की संस्कृति की है, भारत के दर्शन की है, भारत के अभिमान की है और भारत के स्वाभिमान की है। इसी कारण से अच्छी डिग्री लेना, अच्छे नंबर लेना एक बात है, अच्छे इंसान बनना दूसरी बात है, और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, जो अच्छे होते हैं वही तो लोगों के लिए अच्छा कर सकते हैं।
किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि जो जैसा होता है दुनिया उसको वैसी दिखती है, जो जैसा होता है दुनिया उसको वैसी दिखती है, हमको तो हर सूरत सीधी सच्ची लगती है। इस भाव का निर्माण हमारे अंदर होगा होगा ये एक अपेक्षा है। वंदे मातरम का भाव है सुख का, संपदा का, आनंद का, समृद्धि का, संपन्नता का। वो जीवन को सुहासिनी अर्थात सुहास, खुशी और सुखदाम, सुख की ओर ले जाने वाला है। इसे भारत की संस्कृति और संस्कार का समावेश है। इसको गाएंगे, इसको समझेंगे तो आपके मन को अच्छा लगेगा। 150 वर्ष से हमें यह हर चुनौती से निपटने को तैयार करता है और आगे अगले 150 वर्ष भी तैयार करता रहेगा। राष्ट्रभक्ति के गीतों में वंदे मातरम का उल्लेख होता ही रहता है। कितनी सारी फिल्में बनती हैं। जागृति फिल्म आई थी, उसमें एक गीत था। आप में से बहुत कम लोगों ने जागृति देखी होगी। वैसे बच्चों ने देखी है जागृति? किसी ने नहीं देखी है? देखो, भारत तो बदल रहा है। हम जब छोटे थे तो हमारे टाइम पे वो बहुत ही एक अच्छी फिल्म थी। तो मेरे कहने से जागृति जरा देखो, आपको अच्छा लगेगा। उसमें एक गीत है, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है भगवान की, धरती है बलिदान की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम वहां भी राष्ट्र प्रेम बढ़ाने का काम करता है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने जब आनंद मठ लिखा, क्या दुर्दशा थी देश की, वो उससे पिछली सदी का वर्णन है उस आनंद मठ के अंदर। और उस पर एक फिल्म बनाई पृथ्वीराज कपूर ने, आनंद मठ नाम से, यूट्यूब पर उपलब्ध है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग उस फिल्म को, सब बच्चे जरूर देखें। आप तो बहुत कुछ देखते हैं यूट्यूब पर। मेरे कहने से आनंद मठ जरूर देखिए, तो आपके मन में आएगा कि हमारे पुरखों ने कितना संघर्ष किया ये दिन आने में, आज जब जहां बैठे हुए हैं। वो जो चुनौतियां थी, वो जो संघर्ष थे, बहुत अलग थे, आज हम कल्पना नहीं कर सकते उसकी। आपको लगेगा कि हम अच्छा तो कर रहे हैं। और आने वाले जो 25 साल हैं देश के, जब देश को प्रधानमंत्री ने संकल्प किया कि विकसित राष्ट्र होगा, बहुत चुनौतियां अलग होंगी। आप बहुत ऊंची पोजीशंस पे होंगे उस समय। तो ये जो बागडोर है देश की, आप सबके हाथों में आनी है। आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। हमारी जो पीढ़ी है उसने तो बनाने का काम कर रहे हैं, आपको बनाना भी है और फिर संभालने का काम भी है। आज संभालने का काम अभी शुरू नहीं हुआ, आज बढ़ाने का काम है कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़े देश की, शिक्षा बढ़े देश की, अच्छे राष्ट्र प्रेम से मन तैयार हो, जिनको चिंता हो। अपनी चिंता करने वाले तो देश में बहुत हैं, लेकिन अपने देश की चिंता करने वाले हम बने और ये माने कि जब देश की हम चिंता करेंगे तो हमारी चिंता तो हो ही जाएगी। और अगर आपका हित देश के हित से अलग है तो आपको अपना हित सुधारना है। हमेशा आपका हित देश के हित से अलाइन करना चाहिए, और होगा ही, बच्चों का होना भी चाहिए, अगर राष्ट्र प्रेम की भावना हमारे अंदर है। और मैं कॉलेज प्रिंसिपल मैडम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसकी स्क्रीनिंग कराएं आनंद मठ की। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 1 साल मनाया जाए, तो अब हर महीने एक बार कम से कम सामूहिक गान जरूर कराएं वंदे मातरम का, जिससे ये मनों में बैठेगा। और आप लोग कंठस्थ करें। एक तो क्या है कि पहले तो विश्वविद्यालय गीत को भी आप कंठस्थ करो, टीचर्स करें सबसे पहले, फिर बच्चे करेंगे। इसी तरीके से वंदे मातरम को भी, पूरे वंदे मातरम को आज कंठस्थ करने की आवश्यकता है। समय तो 1 साल का है, आप 1 महीने के अंदर इसको कंठस्थ करें तो अच्छा रहेगा। यही शायद हमारी अपेक्षा है कि वंदे मातरम, क्योंकि इस कालजयी गीत है ये, इसमें भारत के प्राण हैं, एकता का आधार है, राष्ट्र प्रेम को बढ़ाने वाला है, राष्ट्र का प्रतीक है, ये सबका है, ये अपना है, ये हमारा है। इस भाव से करें, इस श्रद्धा से करें। याद रखना, बहुत तर्क करने वाला व्यक्ति श्रद्धा से शून्य हो जाता है। बहुत तर्क करने वाला व्यक्ति श्रद्धा से शून्य हो जाता है। आप किसी टीचर की क्लास में आप जाते हैं, अगर आपको टीचर अच्छा लगता है तो आपको सब्जेक्ट भी अच्छा लगता है। टीचर के प्रति श्रद्धा का भाव रहता है तो और ज्यादा समझ आता है आपको, और लगता है कि टीचर अच्छा नहीं है, मेरे को पसंद नहीं है, या वो मुझे पसंद नहीं करता है, तो आप देखिएगा कि सब्जेक्ट के प्रति भी आपकी अरुचि हो जाती है कि मजा नहीं आ रहा है, मैं नहीं जा रहा। इसी कारण से एक श्रद्धा का भाव रखेंगे तो आपको उसका वास्तविक इंपैक्ट नजर आएगा। तर्क की दृष्टि पे कसौटी करेंगे, तर्क की दृष्टि पर क्या है, आर्गुमेंट हो सकते हैं। और क्या होता है, जब आर्गुमेंट होते हैं तो उसमें हमारी ईगो भी इन्वेस्ट हो रखी होती है।
आर ईगो इज इन्वेस्टेड इन द आर्गुमेंट्स, तो हम उससे हारना नहीं चाहते, उससे बाहर आओ। ये एक बड़ी बात है जो कि सरकार ने तय किया। तो अगले 150 वर्ष में ये भारत को प्रेरणा और चेतना देगा। इसको समझें, इसको जिएं, यही अपेक्षा है। और जो स्वदेशी का आंदोलन खड़ा हुआ उस कालखंड के अंदर, उससे ब्रिटिश राज को समझ आया कि उनको टक्कर कैसे दी जा सकती है, इकोनॉमी के माध्यम से भी, जो उस समय के लोगों ने दी। तो आज जब भारत के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, स्वदेशी का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करना है, तो मैं एक शपथ दिलवाना चाहूंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। शपथ का मतलब तो समझते हैं ना, है प्रॉमिस है ये। किससे? देश से। आप हाथ सब लोग ऐसे कर लें अपना। मैं भारत माता की सेवा और सम्मान के लिए यह संकल्प लेता हूं कि अपने जीवन में स्वदेशी सोच और नवाचार को अपनाऊंगा और अपने कर्मों से भारत के लोगों की मेहनत और हुनर का सम्मान करूंगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मार्गदर्शन में मैं सीखने को जीवन का उद्देश्य और राष्ट्र निर्माण को माध्यम बनाऊंगा। मैं सीखने और नई तकनीकी के प्रयोग से आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाऊंगा। मैं भारतीय भाषाओं और संस्कृति का सम्मान करूंगा और हर कदम पर देश के विकास और प्रगति के लिए प्रयासरत रहूंगा और पर्यावरण की रक्षा कर स्वच्छ, हरित और सुंदर भारत बनाने में सहयोग करूंगा। मैं एक जिम्मेदार नागरिक बनकर देश की उन्नति में अपनी भागीदारी निभाऊंगा। जय भारत। भारत माता की जय।